नमस्कार दोस्तों, क्या चीन जैसा देश सिर्फ मानचित्र पर बनी कुछ रेखाओं से भी डरकर उन्हें जलाने का आदेश दे सकता है? क्या डोकलाम के जरिए चीन भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम आदि सभी नॉर्थ ईस्ट राज्यों को भारत से अलग करना चाहता था? भारत के अरुणाचल प्रदेश को चाइना अपना हिस्सा क्यों बताता है? क्यों बौद्ध समुदाय के धर्मगुरु दलाई लामा को अपना तिब्बत छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी? क्या हजारों किलोमीटर की भारतीय जमीन यानी कि अक्साई चीन के ऊपर चीन ने अभी तक भी कब्जा जमा रखा है? क्या हमारा पड़ोसी देश चीन अपनी विस्तारवादी नीति से भारत को दबा सकता है? ये सभी सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चाइना के कस्टम्स अधिकारियों ने 30,000 मैप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, उन्हें जला दिया। क्यों? क्योंकि उन मैप्स में जो सच था वही दिखाया गया था। मैप में अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा दिखाया गया था और ताइवान को भी चाइना से अलग दिखाया था। यह एक सनकी मानसिकता का परिचय है, जहां एक देश सिर्फ अपनी विस्तारवादी नीति के लिए अपने देश के लोगों से हमेशा झूठ ही बताता रहता है। इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि नई जनरेशन कभी सच जान ही नहीं पाएगी और एक झूठ हमेशा के लिए उनके मन और मस्तिष्क में बैठा रहेगा। ठीक इसी तरह की हरकत पाकिस्तान भी करता है। पाकिस्तान भले ही भारत से 1948, 1965, 1971 और 1999 की कारगिल लड़ाई भी हार चुका हो, लेकिन वो अपने देश के लोगों को आज भी यही बताता है कि ये सभी लड़ाइयाँ पाकिस्तान जीता है, उसने भारत को हराया है। इसकी वजह से वहां के लोग एक झूठ को ही सच मानकर आगे चलते जाते हैं। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश का क्या किस्सा है? ज्यादा टेक्निकल बातों की जगह सिर्फ मेन पॉइंट्स में ही समझते हैं। 1914 में तिब्बत एक इंडिपेंडेंट कंट्री था, एक स्वतंत्र राष्ट्र था। 1914 में शिमला समझौता हुआ भारत, तिब्बत और चाइना के बीच, जिसमें कहा गया कि ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के माध्यम से दोनों देशों यानी कि भारत और चाइना की सीमाओं का निर्धारण होगा। ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं यानी कि ऊंची ऊंची पहाड़ी चोटियों के हिसाब से जो उत्तर का हिस्सा होगा वो चाइना का होगा और जो दक्षिण का हिस्सा होगा वो भारत का होगा। इसी को मैकमोहन लाइन और बाद में कुछ फेरबदल के बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा गया। जब भारत और चाइना की बाउंड्रीज अच्छे से तय हो गई तो समस्या कहाँ है? समस्या 1914 के शिमला समझौते से ही चीन ने शुरू कर दी थी। चाइना का रवैया हमेशा से विस्तारवादी सोच से ग्रस्त रहा है। 1914 में ब्रिटिश नेगोशिएटर हेनरी मैकमोहन ने जो समझौता रखा था उसमें अरुणाचल प्रदेश के तवांग व इसके दक्षिण के हिस्से भारत को देने पर तिब्बत और भारत में सहमति बन गई। शुरू में चीन ने भी कोई आपत्ति नहीं की, लेकिन फिर पलटी मारते हुए चीनी अधिकारी 1914 के समझौते पर साइन करे बिना ही चाइना वापस लौट गए। तब तिब्बत एक अलग देश था। बाद में 1950 के आसपास चीन ने पूरे तिब्बत पर कब्जा कर लिया। वहां पर बड़े पैमाने पर बौद्ध भिक्षुओं को मारा गया, यातनाएं दी गई और यहां तक कि उनके धर्मगुरु दलाई लामा को भी भारत में शरण लेनी पड़ी। धर्मगुरु दलाई लामा अपने साथ लगभग 1 लाख तिब्बती शरणार्थियों को भारत में लेके आए, जिससे उन लोगों की जान बच सकी। चाइना का कहना है कि अब तिब्बत हमारा हिस्सा है और अरुणाचल के इलाके जैसे कि तवांग आदि जो कभी तिब्बत का हिस्सा थे, उन पर अब चाइना का अधिकार होगा। इसके लिए चाइना ने 1962 में अचानक हमला करके तवांग को अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन वहां की ज्योग्राफी पूरी तरह से भारत के लिए अनुकूल है और चाइना को पता था कि भारत जल्दी ही बार बार हमला करके तवांग को वापस ले ही लेगा। यही देखकर चाइना ने तवांग इलाके से अपनी सेना वापस बुला ली। अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर डिस्प्यूट को आसान शब्दों में जाने तो ये कहा जा सकता है कि चाइना इस क्षेत्र पर अपना अधिकार सिर्फ इस बात के आधार पर रखता है कि कभी ये तिब्बत का हिस्सा होता था। इसी कारण जब भारत अरुणाचल प्रदेश में कोई बड़ी परियोजना पर काम शुरू करता है तो चीन हमेशा इसका विरोध करता है और इसी बहाने ब्रह्मपुत्र नदी के जल प्रवाह में अनेक बाधाएं उत्पन्न करता है। चाइना ने अपने अधिकार वाले क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र पर कई डैम्स बना लिए हैं, बांध बना लिए हैं, जिससे वो भारत की तरफ आ रही ब्रह्मपुत्र नदी में कभी कंस्ट्रक्शन का गारा मिला देता है तो कभी जल प्रवाह को कम कर देता है। चाइना सिर्फ इतने से ही नहीं मानता, वो अरुणाचल के NLCT और असम के उल्फा आदि आतंकवादी संगठनों को हथियार व दूसरे लॉजिस्टिक सपोर्ट देकर भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन में अशांति बनाए रखने के अपने मकसद को पूरा करने की कोशिश करता रहता है। चाइना इन्हीं के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट में होने वाले विकास को रोके रखता है।
अब बात करते हैं डोकलाम की। आखिर क्या हुआ था डोकलाम में? चाइना के सैनिक इंडियन टेरिटरी में घुस आए थे या भारतीय सैनिक चाइना का बॉर्डर पार करके गए थे? डोकलाम एक ट्राई जंक्शन का क्षेत्र है। यहाँ ट्राई जंक्शन पर सिक्किम, भूटान व तिब्बत मिलते हैं। तिब्बत पर चाइना ने कब्जा कर लिया और इसी वजह से चाइना इस ट्राई जंक्शन को तिब्बत का हिस्सा मानकर अपनी टेरिटरी यानी कि चाइना का इलाका समझता है। भूटान चाइना की बात से इत्तेफाक नहीं रखता है और इसे अपने अधिकार क्षेत्र में बताता है। भूटान एक कमजोर और गरीब देश है, इसलिए भूटान ने भारत के साथ एक संधि की हुई है कि भूटान अपनी विदेश नीति के निर्धारण में भारत की बात जरूर मानेगा। वहीं भारत भूटान पर संकट आने की स्थिति में भूटान का साथ देगा। पहले तो यही जान लेते हैं कि भारत ने ऐसा कोई एग्रीमेंट भूटान से क्यों किया, जबकि वह आसानी से भूटान को भारत में मिला लेने के लिए भी राजी कर सकता था। परंतु भारत चाइना की तरह एक्सपेंशन पॉलिसी या विस्तारवादी नीति पर नहीं चलता है। भारत दूसरे देशों की आजादी को पूरी रिस्पेक्ट देता है, लेकिन साथ ही भारत को अपने सिलीगुड़ी गलियारे को भी प्रोटेक्ट करना है। सिलीगुड़ी गलियारा दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और वेस्ट बंगाल के तराई क्षेत्र से होता हुआ लगभग 200 किलोमीटर का रास्ता है, जो लगभग 60 किलोमीटर चौड़ा है। एक जगह पर तो यह मात्र 17 किलोमीटर चौड़ा ही रह जाता है। भारत को इस सिलीगुड़ी गलियारे ने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट जैसे कि असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा आदि से जोड़ रखा है। इसी पतले से रास्ते को चिकन नेक भी कहते हैं। इसको चिकन नेक इसीलिए कहते हैं क्योंकि जैसे एक चिकन की गर्दन को अगर पकड़ लिया जाए तो वो पूरी तरह से बेहाल हो जाता है, उसकी लगभग जान निकल जाती है। उसी प्रकार से अगर इस मार्ग के ऊपर अगर कोई दूसरा देश कब्जा कर लेता है तो वह पूरे नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग कर सकता है। नॉर्थ ईस्ट राज्यों को जोड़ने वाले सभी हाईवे और रेल मार्ग इसी गलियारे से गुजरते हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके की सुरक्षा में लगे हजारों सैनिकों को गोला बारूद, रसद, दवाइयां आदि इसी गलियारे के माध्यम से भिजवाई जाती हैं। अब सवाल उठता है कि इस गलियारे का डोकलाम से क्या लेना देना है? तो इस बात को ऐसे समझिए कि चाइना को डोकलाम तक आने की जरूरत ही क्यों पड़ी। डोकलाम को भूटान अपना हिस्सा बताता है और चाइना अपना। भारत डोकलाम के ऊपर कोई अधिकार या हक नहीं जताता है। मतलब भारत मानता है कि यह उसका हिस्सा नहीं है, यह भूटान का हिस्सा है। अब चीन इस डोकलाम तक पक्की सड़क बनाने पर तुला हुआ था। भूटान ने मना किया, लेकिन चीन भूटान की कहाँ मानने वाला था। भूटान ने भारत से मदद मांगी। भारत सिक्किम के फॉरवर्ड पोस्ट डोका ला से तुरंत वहां पहुंच गया और चीन के सैनिकों को रोक दिया और उनके बुलडोजरों को बंद करवा दिया। अब सवाल उठता है कि एक मामूली से सड़क के लिए भारत ने दूसरे देश यानी कि भूटान में घुसकर चाइना को रोक देने का काम क्यों किया? तो जवाब है चिकन स्नैक या सिलीगुड़ी गलियारे की सुरक्षा। चाइना डोकलाम तक पक्की सड़क बनाकर वहां पर अपनी आर्टिलरी गन्स यानी बड़ी बड़ी तोप को तैनात कर सकता है और कभी भी भारत के साथ कोई मतभेद होने पर डोकलाम से सिलीगुड़ी गलियारे पर हैवी बॉम्बिंग करके पूरे नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग कर सकता है। इससे चीन न सिर्फ नॉर्थ ईस्ट राज्यों को ही भारत से दूर कर देगा, बल्कि जो अरुणाचल की सुरक्षा के लिए हजारों की संख्या में सैनिक हैं, उनकी सप्लाई चेन काटकर उन्हें बिल्कुल एक तरह से निहत्था कर सकता है। भारत चीन की इस विस्तारवादी फितरत को कई देशों में देख चुका है, इसलिए हमेशा तैयार रहता है और इसी के लिए भारत ने दूसरे देश की सीमा में प्रवेश करके भी चाइना को रोक दिया। चाइना ने खूब धमकी दी, खूब डराने की कोशिश की, परंतु भारत को हटा नहीं सका। चाइना को पता चल गया था कि इस इलाके में भारत ऊंचाई पर मौजूद है और ऊंचाई पर स्थित होने की वजह से उसे अपर हैंड एडवांटेज है, तो चाइना ने चुपचाप अपने कदम वापस खींच लेना ही ठीक समझा। लेकिन भारत को सावधान रहना होगा क्योंकि चाइना फिर से इस तरह की गुस्ताखी जरूर करता रहेगा। अब बात करते हैं अक्साई चीन की। अक्साई चीन कहाँ है? अक्साई चीन मौजूद है भारत के मुकुट कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर के हिस्से में, जो आप मैप में देख सकते हैं। भारत अक्साई चीन को लद्दाख का ही क्षेत्र बताता है और इसीलिए भारत इसके ऊपर अपना अधिकार रखता है, अपना दावा ठोकता है। अक्साई चीन के सैकड़ों किलोमीटर का इलाका चीन ने 1962 के युद्ध में कब्जा लिया और उस पर अपना अधिकार जमा लिया, जो आज तक बना हुआ है। भारत ने कभी भी 1962 के बाद से चीन से यह कब्जाया हुआ इलाका वापस नहीं लिया, या यूं कहें कि कभी प्रयास ही नहीं किया है। चीन ने 1962 के युद्ध में भारत को हराकर अक्साई चीन के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके पर कब्जा कर लिया था, परंतु युद्ध खत्म होने पर चीन ने अक्साई चीन को ज्यादा महत्व दिया, इस पर अपना कब्जा बनाए रखा और अरुणाचल प्रदेश के तवांग से सेना वापस बुला ली। चीन को पता था कि अक्साई चीन एक दुर्गम इलाका है और भारतीय लोग ज्यादा सर्दी वाले इलाके में
लड़ने के आदी नहीं है। इसलिए चीन ने अक्साई चीन को अपने पास रखा। साथ ही भविष्य के किसी भी युद्ध में चीन इस इलाके को सीधा राजधानी नई दिल्ली को टारगेट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता था। साथ ही अपने दोस्त पाकिस्तान का साथ देने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन इतने लंबे समय तक चीन ने जान लिया है कि भले ही अक्साई चीन का सामरिक महत्व पहले कहीं ज्यादा था, लेकिन अब वही चीन तवांग को पाना चाहता है और इसके लिए अक्साई चीन से कब्जा छोड़ने की पेशकश कर चुका है। तवांग में कई पुराने ऐतिहासिक महत्व के बौद्ध मठ हैं, जिन पर कब्जा करके चीन तिब्बत के इलाके में पूरा दबदबा कायम रख सकता है। साथ ही तवांग का इलाका चाइना मेनलैंड के ज्यादा करीब होने की वजह से वहां तक नियंत्रण रख पाना ज्यादा आसान रहेगा। खैर, भारत चीन को अरुणाचल प्रदेश कभी नहीं सौंपेगा। भारत कहता है कि अरुणाचल प्रदेश उसका अभिन्न अंग है, लेकिन भारत यही बात अक्साई चीन के बारे में क्यों नहीं कहता है, यह समझ से परे है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि अक्साई चीन इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि वहां घास भी पैदा नहीं होती, तो इस इलाके को वापस पाने का फायदा क्या है। पुराने समय की सोच के अनुसार यह बात ठीक हो सकती थी, परंतु आज के हिसाब से नहीं। आप सभी ने स्विट्जरलैंड का नाम सुना होगा। ऊंचे ऊंचे बर्फ से लदे पहाड़ों को देखने व बर्फ पर खेले जाने वाले खेलों का आनंद पाने के लिए दुनिया भर से लोग स्विट्जरलैंड आते हैं। अक्साई चीन भी बिल्कुल वैसा ही क्षेत्र है। क्या भारत अपने इस क्षेत्र को वापस पाकर इसे स्विट्जरलैंड की तर्ज पर एक शानदार टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं बना सकता? इतने बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन से कितने ही लोगों को रोजगार मिलेगा व बहुमूल्य फॉरेन करेंसी भी प्राप्त होगी। खैर, ये फैसला भारत की सरकार को ही करना है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा ठीक से कर पा रहा है? भारत को चाइना जैसे देश को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए? जो देश अपने ही देश में छपे मानचित्र की रेखाओं से डर सकता है, वो वास्तव में कितनी हानि या क्षति पहुंचा सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। 3 बड़े बॉर्डर डिस्प्यूट को सरल तरीके से समझाने के लिए बनाई गई ये वीडियो आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।